हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहतरीन खौफनाक कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक डरावना सच है। दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि आप सिर्फ कहानी को सुन रहे हो लेकिन मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो। मुझे सपोर्ट करने के लिए सिर्फ आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपके प्यार से ही मुझे नई कहानी लिखने का मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो बेल आइकॉन है उसे दबा दे ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। और आपको यदि हमारी कहानी पसंद आ रही हो, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और अपनी कहानी भी हमें भेज सकती हो। मेरा नाम अनिकेश है। मैं पिछले 5 सालों से ओला कैब ड्राइवर हूं। बेंगलुरु में रहने के बावजूद कभी कभी लंबी दूरी की राइड्स ले लेता हूं। लेकिन उस रात जो कुछ हुआ वो सोचकर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक दिन की बात है, रात के करीब 11 बज रहे थे। मैं हिंदूपुर बस स्टैंड के बाहर खड़ा था। सड़कें सुनसान थी, बस इक्का दुक्का लोग इधर उधर घूम रहे थे। हवा में हल्की ठंडक थी लेकिन एक अजीब सी घुटन भी महसूस हो रही थी, ऐसा जैसे हवा में कुछ असामान्य हो। मेरे मोबाइल पर ओला की एक बुकिंग आई। मैंने जैसे ही बुकिंग एक्सेप्ट की, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरी कार के पीछे खड़ा हो। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, वहां कुछ भी नहीं था। तभी एक आदमी स्टेशन के गेट से बाहर आया। लंबा कद, फीकी सफेद शर्ट, काले पैंट और कंधे पर एक छोटा बैग टंगा था। उसके चेहरे पर कुछ अजीब था। उसके चेहरे पर मुझे एक अजीब सी घबराहट और बेचैनी सी नजर आ रही थी। उसने चारों तरफ एक शक से भरी निगाह डाली और फिर मेरी कार की तरफ बढ़ा। सर, अनिकेश, आपकी ओला कैब। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखें अजीब थी, थकी हुई, लेकिन उसमें कोई अजीब डर झलक रहा था। जैसे ही वो दरवाजा खोलकर बैठा, ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया। लेकिन वो हवा नहीं थी, वो कुछ और था। मुझे एक अजीब गंध आई, गिली मिट्टी और किसी बुझे हुए दिए की महक। मैंने इंजन स्टार्ट किया और पूछा, सर, कहां जाना है? रेलवे स्टेशन, उसने धीरे से कहा। मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और रेलवे स्टेशन पर जाने के लिए निकल पड़ा। मैंने गाड़ी को काफी तेज चलाया ताकि मैं टाइम पर रेलवे स्टेशन पर पहुंच सकूं। लेकिन स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही उनकी ट्रेन छूट चुकी थी। उसने घड़ी की ओर देखा और एक लंबी सांस ली और बोला, यार ये ट्रेन छूट गई और मुझे अर्जेंट बेंगलुरु जाना है। सुबह तक वहां मुझे किसी भी कीमत पर पहुंचना होगा, वरना मेरी मीटिंग कैंसिल हो जाएगी। कुछ सेकंड के लिए माहौल में सिर्फ सन्नाटा था। फिर मैंने कहा, कोई बात नहीं सर, मैं आपको सुबह तक पहुंचा दूंगा। उसने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्की अजीब सी मुस्कान थी। मैं और वो दोनों अपनी गाड़ी में बैठे और बेंगलुरु जाने के लिए निकल पड़े। मैंने उनसे उनका नाम पूछा। उन्होंने अपना नाम जय बताया। हमारी गाड़ी स्टेशन से बाहर निकली और हाईवे की तरफ बढ़ गई। बेंगलुरु हाईवे, जो दिन में गाड़ियों से भरा रहता है, रात में पूरी तरह वीरान और सुनसान था। चारों तरफ घना अंधेरा। सड़क पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। बस मेरी कार की हेडलाइट्स की रोशनी थी और उसके पार घना काला अंधकार। जय अब भी चुप था। मैंने माहौल को हल्का करने के लिए बातचीत शुरू की। सर, बेंगलुरु में कहां जाना है? उसने धीरे से जवाब दिया, महादेवपुरा। फिर उसने मुझसे एक सवाल पूछा, तुम कितने साल से ड्राइवर हो? 5 साल हो गए सर। रात में ड्राइविंग करने में कोई दिक्कत नहीं होती? मैंने हंसते हुए कहा, आदत हो गई है। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये रात मेरी इतनी भयानक रात बन जाएगी कि मुझे हमेशा के लिए ओला की नौकरी छोड़नी पड़ेगी। हम हाईवे पर तेजी से आगे बढ़ रहे थे। चारों तरफ घना अंधेरा
और हवा में अजीब सी ठंडक थी। तभी मेरी नजर सड़क किनारे पड़ी। वहां पर मुझे एक औरत दिखाई दी, एक सफेद साड़ी पहने हुए। उसके लंबे खुले बाल थे। वो सड़क के किनारे खड़ी थी। वो मेरी कार की हेडलाइट्स की रोशनी में हल्का हल्का हिल रही थी, जैसे तेज हवा में कोई पेड़ कांपता है। मुझे लगा शायद कोई लिफ्ट मांगने वाली होगी, लेकिन जैसे ही मैं पास पहुंचा, वो अचानक से वहां से गायब हो गई। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैंने झट से पीछे देखा, वहां कुछ भी नहीं था। सामने जय भी खिड़की से बाहर देख रहा था, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल उदासीन था। उसके चेहरे पर जरा भी भाव नहीं थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी ख्याल में कहीं खोया हुआ हो, जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं हो। मैंने खुद को समझाया, शायद ये मेरी आंखों का धोखा था। लेकिन अगले ही पल मेरी स्पीडोमीटर की सुई अपने आप ऊपर नीचे हिलने लगी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे छू रहा हो। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर कस गई। लेकिन तभी वहां पर सब कुछ सामान्य सा हो चुका था। मैं और वो जय हाईवे पर चले जा रहे थे। जंगल की शुरुआत हो चुकी थी। सड़क के दोनों ओर घने पेड़ थे, जो अंधेरे में भूतों की तरह खड़े लग रहे थे। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई हमें देख रहा हो। हाईवे पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि यह रास्ता सुनसान रहता था। मैंने पहले भी कई बार रात के सफर में इस हाईवे पर ड्राइव किया था, लेकिन आज कुछ अलग था। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था, इतना घना कि हेडलाइट की रोशनी भी मुश्किल से कुछ ही फीट तक दिखा रही थी। माहौल भयानक रूप से शांत था। आमतौर पर इस इलाके में झिंगुरों और सियारों की आवाजें आती थी, लेकिन आज सब कुछ सुनसान था। जय भी चुपचाप बैठा था। मैं बीच बीच में उसे रियर व्यू मिरर में देख रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल कठोर था, जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हो। उसकी आंखें बाहर अंधेरे में कहीं टिकी हुई थी। मैंने माहौल को हल्का करने के लिए बात छेड़ी। सर, आपको नींद तो नहीं आ रही? उसने धीरे से मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में अजीब सा सूनापन था। कुछ सेकंड तक वो बस मुझे घूरता रहा और फिर बिना कोई जवाब दिए दोबारा खिड़की से बाहर देखने लगा। मुझे उसकी चुप्पी अजीब लगी, लेकिन मैंने सोचा शायद वो सफर की थकान की वजह से ज्यादा बात नहीं कर रहा। हम अब जंगल के बीचों बीच थे। हेडलाइट की रोशनी में सड़क पर पड़ती पेड़ों की परछाइयां अजीब लग रही थी, मानो कोई झुका हुआ इंसान खड़ा हो। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे पेड़ हिल नहीं रहे थे, बल्कि धीरे धीरे हमारी तरफ झुक रहे थे। मेरे बदन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो हाईवे पर लगे हुए पेड़ मुझे मुर्दा कंकाल से लग रहे थे। सच मानिए दोस्तों, आज मुझे अंदर बहुत डर लग रहा था। मैंने गहरी सांस ली और खुद को समझाया, अंधेरे और कोहरे की वजह से ऐसा लग रहा है। बस अपनी ड्राइविंग पर ध्यान दे अनिकेश। तभी मुझे एहसास हुआ कि जय अब भी बिना पलक झपकाए खिड़की से बाहर देख रहा था। मुझे अब घबराहट होने लगी। मैंने हिम्मत करके पूछा, सर, आप ठीक है ना? इस बार उसने मेरी तरफ नहीं देखा, बस हल्की बेहद धीमी आवाज में बुदबुदाया, हम अकेले नहीं हैं। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर जम गई। हलक सूखने लगा। क्या मतलब? मैंने घबराते हुए पूछा। उसने धीरे से सामने सड़क की ओर इशारा किया। मैंने हेडलाइट की रोशनी में सड़क की ओर देखा और मेरी सांस अटक गई। सड़क के बीच में कोई खड़ा था। वहां पर एक औरत खड़ी थी। ये वही औरत थी जिसको मैंने कुछ देर पहले देखा था। मैं समझ गया कि ये मेरा भ्रम नहीं है। सच में इस सड़क पर कुछ तो है। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके बाल लंबे और बिखरे हुए हवा में लहर रहे थे। वो हमारी कार की हेडलाइट्स की रोशनी में हिलती हुई सी खड़ी थी, जैसे हवा में तैर रही हो।
लेकिन उसका चेहरा मुझे नहीं दिख रहा था। मैंने जोर से ब्रेक पर पैर मारा, लेकिन हमारी गाड़ी नहीं रुकी। सामने खड़ी उस सफेद साड़ी वाली औरत को देखकर मेरी सांस अटक गई थी। उसका चेहरा अंधेरे में गायब था, बस उसकी आंखें चमक रही थी। लेकिन गाड़ी नहीं रुकी और उस औरत को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ गई। मुझे लगा कि शायद वो औरत मेरी गाड़ी के नीचे आ गई है। हमारी गाड़ी उस औरत से टकरा गई, लेकिन उस औरत की कोई जरा सी चीख नहीं निकली, ना ही कोई आवाज आई। बस एक भारी झटका लगा और गाड़ी उसके आर पार निकल गई। तुरंत मैंने ब्रेक फिर से दबाया। इस बार गाड़ी घिसटती हुई कुछ मीटर आगे जाकर अचानक रुक गई। मेरा सांस हलक में अटक गया, हाथ पैर सुन पड़ गए थे। मेरे बाजू वाली सीट पर बैठे जय का चेहरा सफेद पड़ चुका था। हम दोनों पसीने में भीगे हुए थे। जय ने मेरे से कहा, भाई तुमने ये क्या किया? तुमने उस औरत को टक्कर मार दी। कांपते हुए मैंने जय की ओर देखा। वो भी घबराया हुआ मुझे देख रहा था। भाई, हम तो गए काम से, अब क्या होगा हमारा? उसकी आवाज थरथरा रही थी। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, शायद कोई धोखा हुआ होगा, कोई साया, कोई भ्रम, लेकिन नहीं। हमने साफ साफ देखा था। मेरा गला सूख चुका था, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर मैं धीरे धीरे गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। जय भी कांपते हुए उतरा। हमने टॉर्च की रोशनी में सड़क के उस हिस्से की तरफ देखा जहां टक्कर लगी थी। वहां कुछ भी नहीं था, ना कोई लाश, ना कोई खून, कुछ भी नहीं। भाई, लगता है तूने कुछ नहीं मारा, हो सकता है वो तेरा भ्रम हो। जय ने मुझे को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में खुद ही डर लहर मार रहा था। मैंने टॉर्च की रोशनी नीचे डाली और गाड़ी के टायरों को देखा, लेकिन वहां पर कोई खून नहीं था, ना कोई मांस का टुकड़ा था। गाड़ी बिल्कुल साफ थी। मुझे ऐसा लगा कि मेरी रीढ़ में बर्फ डाल दी गई हो। जय ने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि हमने टक्कर मारी थी ना? उसने मुझसे घबराते हुए कहा। मैं उसके डर को स्पष्ट देख पा रहा था। मैंने कहा, हाँ भाई, साफ साफ देखा था। पर वो कहाँ गई? हम दोनों गाड़ी के चारों ओर घूमकर देखने लगे। अंधेरा इतना गहरा था कि हमारी परछाई डरावनी लग रही थी। और तभी कोहरे में कहीं से एक लंबी सिसकारी गूंजी। हम दोनों के पैर जम गए। जय ने कांपती आवाज में कहा, भाई, ये आवाज किधर से आई? मुझे लगा जैसे किसी ने ठंडी उंगलियां मेरी गर्दन पर फेर दी हो। हेडलाइट्स के सामने दिखी कोई परछाई। हम तुरंत मुड़े और गाड़ी की हेडलाइट्स के सामने देखा। वहां कोई खड़ा था। वो फिर से वही सफेद साड़ी वाली औरत थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा दिख रहा था और चेहरे पर मांस नहीं था, बस खोपड़ी थी जिसमें लाल चमकती हुई आंखें हमें घूर रही थी। मैंने जय से कहा, जय जल्दी से गाड़ी में बैठ। मैं और जय दोनों जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठ गए। मैंने झटके से गाड़ी का दरवाजा बंद किया और कांपते हाथों से इग्निशन घुमाया। इंजन गर्जना करता हुआ चालू हो गया। भाई, जल्दी भगा, जल्दी भगा, जय चिल्ला रहा था। उसकी आवाज में इतना डर था कि मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। मैंने गियर डाला और पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबा दिया। तेज भागती गाड़ी और उससे भी तेज वो चुड़ैल। गाड़ी हाईवे पर सरपट दौड़ने लगी। कोहरा बहुत घना था, लेकिन मौत से भागने की जल्दी में मैंने स्पीड 140 तक पहुंचा दी। पर वो चुड़ैल, वो और भी तेज भाग रही थी। कभी दाईं ओर, कभी बाईं ओर, कभी ठीक सामने। वो हमारी गाड़ी के साथ दौड़ रही थी, जैसे हवा में तैर रही हो। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। तभी वो अचानक से उठती हुई गाड़ी के ऊपर वो बैठ गई। अचानक से गाड़ी की छत से एक जोरदार
धड़ाम की आवाज आई। मेरे दिल की धड़कन रुकने लगी। जय ने कांपते हुए ऊपर देखा और चीख पड़ा, भाई, वो छत पर है। मैंने भी रियर व्यू मिरर में देखा और मेरी रूह कांप गई। वो वहां थी, छत पर बैठी हुई। उसकी लंबी उलझी हुई बालों की लटें खिड़की के शीशे से लटक रही थी, जैसे सांप लहरा रहे हों। वो झुकी और शीशे पर अपना चेहरा टिका दिया। पहली बार उसका पूरा चेहरा दिखा। जब वो गाड़ी के ऊपर बैठी तो गाड़ी झटके से हिल गई। जय पूरी ताकत से भगवान को याद कर रहा था और मैं एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़े, दूसरी हाथ से मन में अपना कफन तैयार कर रहा था। तभी शीशे पर खरोंचने की आवाज आई। चल। वो अपने पंजों से गाड़ी के शीशे को खरोंच रही थी, जैसे कि वो गाड़ी के शीशे को तोड़कर गाड़ी में आ जाएगी। उसके पंजे लंबे और काले थे और उसके नुकीले नाखून उन्हें देखकर मेरी रूह तक कांप गई। वो उन नुकीले नाखूनों से गाड़ी के शीशे पर तेजी से खरोंच रहे थी। फिर उसने अपना सिर धीरे धीरे घुमाया 180 डिग्री तक, पूरी तरह पीछे। तभी अचानक से उससे खटाक की आवाज आई। उसकी गर्दन से हड्डी टूटने जैसी आवाज आई, लेकिन उसकी आंखें अब भी सीधा मेरी ओर देख रही थी। भाई, ये क्या हो रहा है? जय की आवाज अब सिसकारी में बदल चुकी थी। अचानक जोरदार झटका। भाई, जय चीखा, अबे देख! वो औरत अब सीधे बोनेट पर आ चुकी थी। उसकी लाल चमकती आंखें हमें घूर रही थी। उसकी काली फटी हुई स्किन, उसके गलते हुए गाल और उसके कपड़ों से रिश्ती सड़ांध, सब कुछ नाक से होकर सीधा रूह में उतर रहा था। उसने धीरे धीरे अपना मुंह खोला। एक अजीब भयानक गुर्राहट भरी सांस ली और फिर चीख मारी, क्यों भाग रहे हो? रुको, मेरे साथ चलो। आ। जय की आवाज हवा में गूंज गई। कोहरे में अचानक बरगद का एक विशाल पेड़ सामने आ गया। मैंने ब्रेक दबाने की कोशिश की, लेकिन धड़ाम की आवाज के साथ गाड़ी पूरे जोर से पेड़ से टकरा गई। मेरा सिर डैशबोर्ड से टकराया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सब कुछ शांति में डूब गया। मैं बेहोश हो चुका था। कुछ देर बाद मुझे होश आया। मैंने दर्द से करहाते हुए अपनी गाड़ी के दरवाजे खोले और गाड़ी से बाहर निकलने लगा। मेरे पैरों में बहुत चोट लगी थी। मेरी अब इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं थोड़ा बहुत भी चल पाऊं। मैं लंगड़ाते हुए गाड़ी से बाहर निकला और जमीन पर बैठ गया। तभी मुझे हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगी। चिर चिर, चप चप। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कुछ चबा रहा हो, कोई गला सड़ा मांस खा रहा हो। मेरा सिर फटा जा रहा था। मेरे माथे से गर्म खून बह रहा था। मैंने भारी पलकों को जबरदस्ती खोला। सब कुछ धुंधला था, लेकिन जैसे जैसे मेरी नजरें साफ हुई, जो मैंने देखा उससे मेरी रूह तक कांप गई। वो पेड़ के ऊपर बैठी थी, वही चुड़ैल। वो उस जय को गोद में लिए बैठी थी। उसके हाथों को चीर फाड़ कर खा रही थी। उसके मुंह से खून टपक रहा था। वो पूरी तरह काली थी, जैसे अंधेरा ही उसकी खाल बन गया हो। उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थी और उसके बाल इतने लंबे थे कि पेड़ से लटक रहे थे। चिर चिर, चप चप। वो हड्डियों को कुतर रही थी, जैसे कोई कुत्ता हड्डी चबा रहा हो। फिर उसने अपना सिर घुमाया 180 डिग्री तक, धीरे धीरे, और अपनी जलती हुई आंखों से मुझे घूरने लगी। मेरी सांसें रुकने लगी। फिर उसने जय का पेट फाड़ दिया। चर्र रख। जय का पेट फट चुका था। उसकी आंतें बाहर गिर पड़ी, लंबी लंबी, गुलाबी सफेद रस्सियों जैसी। और फिर उसने उन्हें उठा लिया और ऐसे चबाने लगी जैसे कोई नूडल्स खा रहा हो। है,
वो गुर्रा रही थी। उसकी लंबी उंगलियों के नाखून जय के शरीर में धंसे हुए थे। मुझे ऐसा डर पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। फिर अचानक उसने छलांग लगाई। धड़ाम, वो मेरे सामने थी, मुझसे बस कुछ इंच की दूरी पर। उसका चेहरा, उसके फटे हुए गालों से उसका जबड़ा दिख रहा था। नाक की जगह सिर्फ 2 गहरे काले छेद थे। होठों से सड़ा हुआ मांस लटक रहा था। उसने अपनी लंबी जीभ बाहर निकाली। उसकी जुबान लंबी, गंदी, लहूलुहान थी। वो अपनी जीभ बाहर निकालकर मेरे चेहरे पर लगे हुए खून को चाटने लग रही थी। है, उसके मुंह से सड़े हुए मांस और गले हुए खून की बदबू आ रही थी। मेरा गला सूख गया। उसने अचानक गुर्राकर कहा, तू भी मरेगा, तेरा भी मांस खाऊंगी। फिर उसने मुझे अपने लंबे खुरदुरे नाखूनों से पकड़ लिया। तू भी मरेगा, तेरा भी मांस खाऊंगी। उस चुड़ैल की दरिंदों जैसी फटी-फटी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। उसकी लंबी सड़ी हुई जीभ मेरे चेहरे तक आ चुकी थी। मेरी सांसें थम गई थी। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा अभी फट जाएगा। पर तभी ना जाने कहां से मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई। अबे भाग अनिकेश, वरना जिंदा नहीं बचेगा। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और एक झटके में वहां से उठा। करर रर 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 रर। चुड़ैल ने एक खौफनाक चीख मारी और मेरे पीछे दौड़ पड़ी। रात का वो जंगल मुझे भयानक लग रहा था। मैंने अपनी जान बचाने के लिए उस जंगल में खौफ से भरी दौड़ लगा रहा था। मैं अंधाधुंध भाग रहा था। मुझे नहीं पता था कि मुझे कहां जाना है, कहां नहीं, बस अपनी जिंदगी बचाने के लिए भागे जा रहा था। मैं पूरी तरह खून से लथपथ था। मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। लेकिन मुझे अपनी जान बस भागना था। धप 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 धप। उसके दौड़ने की आवाज बिल्कुल मेरे कानों के पास आ रही थी। है, मैंने पीछे मुड़कर देखा और मेरी रूह कांप गई। चुड़ैल हवा में दौड़ रही थी। उसके पैर जमीन से 1 इंच भी नहीं लग रहे थे। उसके बिखरे हुए बाल हवा में लहर रहे थे। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी और उसका जबड़ा पहले से और भी ज्यादा खुल चुका था, जैसे वो मुझे अभी निगल जाएगी। गुर्र रर रर अर 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 रर रर रर। मैं भागते भागते जंगल के आखिरी छोर पर पहुंच चुका था। अब आगे खेत और एक गांव नजर आ रहा था, लेकिन चुड़ैल अब भी मेरे पीछे थी। है, मैं पूरी ताकत से भाग रहा था, लेकिन शरीर जवाब दे रहा था। तभी ठक की आवाज के साथ मैं एक मिट्टी के घर के सामने गिर पड़ा। अब मेरी आंखों के सामने सब धुंधला पड़ चुका था। सांस फूल चुकी थी। दिल दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया हो। मैंने अपनी आधी खुली आंखों से देखा। वो चुड़ैल, वो वही जंगल के आखिरी पेड़ के पास खड़ी थी। वो मुझे घूर रही थी। उसकी आंखें अब भी जल रही थी, लेकिन वो अब आगे नहीं बढ़ रही थी। वो वहां पर खड़िगडी घुर्राने लग रही थी। फिर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा और मैं बेहोश हो गया। जब सुबह मुझे होश आया तो मैंने किसी की आवाज सुनी, ए उठ उठ, पानी ला रे कोई। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मैंने अपने चारों तरफ गांव के लोगों को खड़ा पाया। कोई मुझे पानी पिला रहा था, कोई मुझे पंखा झल रहा था और कुछ आपस में फुसफुसा रहे थे। मैंने कांपते हुए पानी पिया और हाफते हुए कहा, वो चुड़ैल। गांव के बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा तुझे वो दिखी? मैंने धीरे से सिर हिलाया। बता बेटा, क्या हुआ था? मैंने रोते हुए, कांपते हुए अपनी आप बीती बताई कि कैसे वो जय मेरे साथ था, कैसे मैंने उस चुड़ैल को उसके शरीर के टुकड़े खाते हुए देखा, कैसे वो जंगल में मेरे पीछे भाग रही थी और कैसे वो गांव के पास आकर रुक गई थी। गांव वालों के चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था,
बल्कि एक गहरी उदासी थी। फिर बुजुर्ग बोले, वो औरत कभी इंसान थी, लेकिन अब वो एक आदमखोर दरिंदा बन चुकी है। हम सब सन्न थे। वो औरत इस गांव में अपने पति के साथ रहती थी, लेकिन एक दिन जंगली जानवरों ने उसके पति को मार डाला। इस सदमे में वो पागल हो गई। उसने पहले जंगल के जानवरों को खाना शुरू कर दिया। फिर जब गांव में कोई मरता, हम उसे दफना देते थे, लेकिन वो कब्र से निकालकर लाशों को खा जाती थी। एक दिन हमने उसे देख लिया। फिर हमने उसे गांव से बाहर निकाल दिया और वो जंगल में चली गई। कुछ दिनों के बाद ही जंगल के भेड़ियों ने उसे मार डाला। उसका शरीर फाड़कर खा गए। फिर कुछ दिनों बाद उसकी सड़ी गली लाश मिली और तब से वो जंगल में एक चुड़ैल बन गई। अब वो मर चुकी आत्मा नहीं, बल्कि आदमखोर दरिंदा बन चुकी है। उनकी बातों को सुनकर पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। तू बहुत भाग्यशाली है बेटा, जो आज सुबह जिंदा है, वरना अब तक तू भी उसी के शिकारों में गिना जा चुका होता। गांव वालों से सच्चाई सुनकर मेरी रूह कांप गई, लेकिन मुझे अब भी ये यकीन नहीं हो पा रहा था कि जिस चुड़ैल ने मेरी जान लेने की पूरी कोशिश की थी, वो इस गांव में मेरे पीछे मेरी जान लेने नहीं आई। लेकिन क्यों नहीं आई? मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय गांव वालों ने मुझे वो भयावह सच बताया, जो मैं पूरी जिंदगी कभी नहीं भूल पाऊंगा। गांव के बुजुर्ग बोले, जब इसका आतंक बढ़ने लगा था, तो हमने तांत्रिक बाबा को बुलाया था। वो बड़ा शक्तिशाली था, लेकिन चुड़ैल बहुत ताकतवर निकली। बाबा ने उसकी शक्तियों को जंगल में बांध दिया, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सका। फिर उसने गांव के चारों ओर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी और कहा कि चुड़ैल इस रेखा को कभी पार नहीं कर पाएगी, लेकिन जो भी जंगल में फंस जाएगा उसे वो मार डालती है और चाव से खा जाती है। उसका चेहरा अब भी आंखों के सामने था। मैं सोच रहा था कि कहीं भी बचने का कोई रास्ता नहीं था। फिर भी गांव वालों का कहना था कि अब चुड़ैल मुझे कुछ नहीं करेगी, क्योंकि दिन हो चुका था और तांत्रिक बाबा की शक्ति ने उसे लक्ष्मण रेखा के अंदर ही रोक लिया था। चुड़ैल जंगल तक है, लेकिन अब ये दिन में बाहर नहीं आएगी। गांव वालों से विदा लेकर मैंने फिर से जंगल में कदम रखा और कुछ युवकों की मदद से अपनी गाड़ी को ठीक किया। गाड़ी के इंजन की आवाज में सिर्फ खौफ और गहरी थकान थी, लेकिन ये वो आवाज थी जो मुझे अपने घर वापस लौटने में मदद दे रही थी। जैसे ही मैंने गाड़ी स्टार्ट की, मुझे जंगल में वो अजीब सी खामोशी महसूस हुई जो कभी भी टूट सकती थी। लेकिन मुझे फिर भी पूरा यकीन था कि अब चुड़ैल अभी दिन में नहीं आएगी, क्योंकि तांत्रिक बाबा की शक्तियां उसे लक्ष्मण रेखा में बंधी रखती थी। शहर लौटते वक्त मैं हर पल डरते हुए गाड़ी चला रहा था। दिमाग में हर पल वही चेहरे और वो आत्मा घूम रही थी। मैं महसूस कर रहा था कि चुड़ैल की खौफनाक हंसी अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। गाड़ी में बैठने के बाद एक अजीब सी खामोशी महसूस हो रही थी, जैसे आसपास कुछ और था। और फिर मुझे ध्यान आया कि चुड़ैल का ध्यान अब भी मुझ पर था, बस अब उसकी ताकत सीमित हो चुकी थी। वापसी के बाद मैं उस हफ्ते तक लगातार रात में खौफनाक सपने देखता रहा और खुद को कभी भी अकेला महसूस नहीं किया। शहर लौटकर मुझे लगा जैसे मैं फिर से घर लौट आया, लेकिन वो खौफनाक जंगल, वो चुड़ैल और उसका खून खूंखार चेहरा मेरे दिमाग से कभी भी नहीं निकल पाया। आज भी जब मैं उस रास्ते से गुजरता हूं, मुझे लगता है कि कहीं उस चुड़ैल का चेहरा फिर से सामने आ सकता है और ये सच होगा या सिर्फ किसी भ्रम की सच्चाई। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि अगर कोई जंगल में फंस जाता है तो उसकी कहानी हमेशा खत्म नहीं होती।